नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ हिमांशु जोशी जी की कहानी चौराहा। सीढ़ियों पर से उतरते समय रथीन को एक झलक सी दिखाई पड़ी तो उसकी आंखों में बिजली कौंध आई। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह महज धोखा है, भ्रम है। उसके पांव जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। बीमारी की लंबी छुट्टियों के बाद वह आज ऑफिस पहुंचा था, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही जम्हाई आने लगी। किसी तरह 5 का समय पूरा किया। हारा थका घर लौटा तो चैन नहीं मिला। करवट पर करवट बदलने में ही सारी रात बीत गई, पर नींद न जाने कहाँ खो गई थी। माधो! सुबह उठते ही नौकर को आवाज दी। कुछ समय बाद देखा वह कंधे में लटके अंगोछे के टुकड़े से पसीना पोंछता हुआ सामने खड़ा है। जी सरकार। रात को रोने की आवाज कहाँ से आती थी? कैसी आवाज सरकार? किसी औरत की सी लगती थी, रथीन ने उत्तर दिया। औरत? होठों पर उंगली रखकर क्षण भर के लिए माधो सोचता रहा। उसके माथे पर कुछ बल पड़ा। औरत की आवाज? और हमारे घर में? हमारे घर में नहीं तो क्या पास पड़ोस से भी कहीं नहीं आ सकती आवाज? रथीन झुंझलाया। हमारे बगल वाले फ्लैट में कौन आया है? कोई आया तो है सरकार। कल सुबह 2-3 ट्रकों पर भारी सामान उतारा जा रहा था। एक औरत थी, मोटा मर्द था, घोड़े की पूंछ सी बालों वाली एक नन्ही बच्ची। मानो बाहर दूधिये की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ लपका। रथीन देखता रहा। आज फिर ऑफिस जाते समय उसकी निगाहें बगल वाले बरामदे पर पड़ी तो वह क्षण भर के लिए खड़ा का खड़ा रह गया। देखा, वह सचमुच उस खिड़की के सहारे शिकंजों को पकड़े खड़ी है। एक झटके के साथ रथीन मुड़ा, तेजी से फिर कमरे में घुसा। माधो, यह बगल वाला दरवाजा बंद कर देना, कहकर दूसरे रास्ते से निकल पड़ा। ऑफिस से अब देर से लौटना और सुबह अंधियारे में ही घर से निकल भागना रथीन की दिनचर्या हो गई। सराय की तरह 2 घड़ी रात काटने को आता और दिन भर न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता। माधो से भी बात नहीं करता, खाने पीने के बारे में भी कुछ नहीं, रेडियो खोल के गाने भी नहीं सुनता, अखबार किताबें भी नहीं छूता, गुमसुम आता और चला जाता। माधो की समझ में कुछ भी ना आ पाता। सरकार उदास रहते हैं इसलिए वह भी उदास रहता। पहले से और अधिक सतर्कता बरतता, कहने से पहले ही हुक्म पूरा कर देता। बाबूजी, एक बात पूछूं? उससे रहा न गया। एक दिन साहस करके बोल ही पड़ा। कहो। बुरा तो न मानोगे? नहीं नहीं। यह नौकरी किसके लिए करते हैं सरकार? रथीन चुप देखता रहा उसके मुंह की ओर। इस कमजोरी की हालत में भी ऑफिस जाते हैं, दुनिया भर के न जाने कितने धंधे करते हैं, न अपनी फिक्र न अपनी तंदुरुस्ती की फिक्र। दवाइयों के सहारे यह लड़खड़ाती जिंदगी कब तक चलेगी सरकार? प्रत्युत्तर में रथीन कुछ न बोल पाया, उठा और दूसरे कमरे में चला गया। फिर व्यस्त रहने की कोशिश की रथीन ने, फिर पुस्तकों को पढ़ना, रेडियो सुनना शुरू किया, हंसने मुस्कुराने का बार बार प्रयत्न करता रहा। लेकिन ज्यों ही एकांत आता, खुले आसमान में घिर घिर कर गरजते कड़कते हुए बादल एकाएक उमड़ने लगते। वह परेशान सा झुंझला उठता, आंखें मीच कर बैठा रह जाता और जैसे सारी चेतना दम तोड़ चुकी हो। माधो, क्या यह रोने की आवाज इसी बगल वाले फ्लैट से आती है रात को? रथीन ने एक दिन फिर पूछा। हाँ हाँ सरकार। कौन रोता है ऐसे? पड़ोस के साहब की बीबी जी लगती हैं सरकार। साहब रात को पीकर आता है, वह बीबी को पीटता है, फिर बच्ची को डांटता है, सारी रात हंगामा मचा रहता है। माधो बोला। क्या मुसीबत है? अजीब बात है। रथीन सिगरेट के कश छोड़ता रहा।
धुएं के गुब्बारों की ओर बड़ी तल्खी के साथ देखता चला गया। साहब पूरा झक्की है। माधव कुछ सोचता हुआ फिर बोला, वैसे लोग कहते हैं बड़ा भारी मालदार है, कई कोठियां हैं, सुना है मुंबई में, कारें हैं, मोटर ठेले हैं, इन्हें गुने तो 3 परानी हैं। इतनी दौलत होते हुए भी सुख से नहीं रहते। अपने अपने कर्म। माधव ने दुख के साथ अपने माथे पर हाथ रखा। झगड़ता क्यों है उससे? रथीन ने फिर निगाहें उसकी ओर गड़ाई। पता नहीं, पूरा खूसट झक्की है। वैसे बीवी तो बुरी नहीं लगती। तुम कैसे कहते हो? सुबह शाम पूजा पाठ में लगी रहती है बेचारी, किताब पढ़ती हैं, दरवाजे बंद करके भजन गाती हैं। उम्र भी अभी कौन सी है, लड़की सी तो लगती हैं। बड़ी सयानी बातें करती हैं कभी तो। क्या सयानी बातें? सबको समझाती हैं बाबूजी। बड़ी उत्सुकता के साथ माधव बोला। एक दिन हमारे घर भी आई थी बेचारी। पहले तो चुप थी, फिर बरस पड़ी। खुद सारा सामान ठीक ठाक करके बतलाने लगी कि रसोई का कमरा ऐसे साफ करो, खाने में ये ख्याल रखो, नौकरी में नमक हलाली करनी चाहिए, नमक हरामी नहीं। जिसके यहाँ नौकरी करते हो उसका पूरा पूरा ख्याल रखो, खाने का, पीने का, सोने का, सबका समय ठीक होना चाहिए, नहीं तो तंदुरुस्ती खराब हो जाती है। पाठशाला की मास्टरनी की तरह न जाने क्या क्या कहती रही, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। वह कौन होती थी मुझे लेक्चर देने वाली? मैंने भी चोट कर दी। आप अपने घर को ठीक ठाक सजा कर क्यों नहीं रखती फिर? आप तो मालकिन है ना। हम नौकर हैं, नौकर ही सही। यह सुनते ही बेचारी का मुंह उतर आया। सूरत देखते ही बनती थी। फिर कई दिनों तक मुझसे बात नहीं की। मैं भी कौन कम था, नहीं बोला तो नहीं बोला। तब एक दिन खुद ही बुलाकर बिना बात के रोती रही। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहता। तुम्हारे बाबू बीमार रहते हैं? क्यों बीमार रहते हैं? इलाज क्यों नहीं करवाते? ऐसे क्यों रहते हैं? तुम ही उनका ख्याल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? रथीन तड़प उठा। क्यों जाते हो वहाँ? गरज कर सहसा चीखा। तुमसे किसने कहा है वहाँ जाने को? अब गए तो ठीक नहीं होगा। उधर की खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखो। माधव पर घड़ों पानी पड़ गया। अपराधी की तरह हाथ बांधे खड़ा रहा, फिर चुपचाप काम में जुट गया। ज्यों ज्यों वह परेशानी दबाने की कोशिश करता रहा, त्यों त्यों वह सुलगती भड़कती रही। बात बात पर गुस्सा आ जाता, बिना बात झगड़ा मोल ले लेता और फिर पछताता। घंटों तक सोचता रहता। सरकार, बीबी जी ने एक कागज भेजा है। माधव ने डरते डरते एक लिफाफा रथीन की ओर बढ़ाया। रथीन ने बिना पढ़े ही फाड़कर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया और इस तरह आंखें फाड़कर माधव की ओर देखा कि वह कांप उठा। माधव, यह सारा सामान अभी बांधो, आज रात में ही सब ठीक हो जाना चाहिए, कहकर रथीन अपने कागज पत्रों को इधर उधर बिखरी फाइलों में समेटने लगा। यह क्या? क्यों? किस लिए? माधव के दिल में अनेक शंकाएं पानी के बुलबुलों की तरह उठती और खत्म होती रहीं, पर जबान खोलने की हिम्मत न थी। मशीन की तरह काम करता रहा। तभी खट खट हौले से किवाड़ पर थाप पड़ी। कौन? रथीन ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो विश्वास नहीं हुआ। आश्चर्य से ठगा सा देखता रहा। तुम? वह पत्थर सी गुमसुम खड़ी बंधते असबाब को देखती रही। पैसा, मोटर, कारें, दुनिया भर का सारा सुख, सारा ऐशो आराम, सब कुछ तो तुम्हें मिल गया। अब तो सुखी हो ना? खैर, जीने नहीं देती तो न सही, पर अब मरने तो दो कहीं चैन से। रथीन की आवाज़ लड़खड़ा आई। माथे को दोनों हाथों से दबाते हुए उसने मुंह फेर लिया। उसके अधर बंधे के बंधे रह गए। एक भी शब्द नहीं फूटा, जैसे काठ मार गया हो।
कुछ देर तक रथीन को दरवाजे पर सिसकियां सुनाई देती रही, लेकिन जब मुड़कर झांका तो अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई न दिया। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी कहानियाँ समय पर मिल जाएं।